अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 के जो एमसीक्यूज आए उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी का 2026 का टेस्ट नंबर 1 अब बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। जस्ट ये टेस्ट आपके पास आ रहा है 22 नवंबर को, तो हमारी कोशिश ये है कि भाई उससे पहले हम अगेन दोबारा से नस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स की एक सीरीज को स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोगों को नहीं पता, जिन बच्चे पहली दफा इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि नस्ट के मोर देन 7000 ऑथेंटिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के अंदर आप देखोगे कि नस्ट की 2025 की मैराथन, 2024 की मैराथन, 2023 की मैराथन, उसके अलावा 2025 के अंदर एक बड़ी मेहनत मैंने करी थी खुद बैठ के, जहां पे मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज के नाम से पूरी सीरीज निकाली थी, जहां पे नस्ट के जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल थे, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, वो तमाम के तमाम मैंने सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा नस्ट बिजनेस स्कूल को लेके काफी सारे बच्चे परेशान होते थे, सर एनबीएस के पेपर नहीं मिलते, सर वो एनबीएस के पेपर्स कोई सॉल्व करवाते ही नहीं है। तो मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के भी तमाम पेपर सॉल्व करवाए थे, 4.5 घंटे की मैराथन, फिर 2.5 घंटे की मैराथन मैंने खुद बनाई थी। इसके अलावा एनबीएस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 4 में जितने पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे वो सारे सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा 2022 से मैं काविश कर रहा हूं, 2022 से मैं काम कर रहा हूं कि जैसे जैसे नेट का एग्जाम होता है, नस्ट का एग्जाम होता है, जैसे कि नेट 1 का डे नंबर 1 था, नस्ट का डे नंबर 1 होगा, डे नंबर 2 होगा, तो पूरे दिन के एमसीक्यू जैसे जैसे बच्चे हमें भेज रहे होते हैं हमारे बैचेस के, हम उनको भी सॉल्व करवा रहे होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि भाई नस्ट के आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनमें से कई हजार क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। सो अगर आपने अभी तक उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो लाजमी तौर पे देखें, कोशिश करें कि पहले रीसेंट ईयर्स के पेपर्स को कवर करके जाएं। देखो मैं एक चीज बहुत क्लियरली आपको डिफाइन कर देता हूं, नस्ट का पेपर उसमें हजारों क्वेश्चंस होते हैं। जब कंप्यूटराइज टेस्ट होता है तो कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, मगर आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हो। आप उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे लास्ट ईयर का नेट नंबर 1 था, नेट नंबर 2 था, नेट नंबर 3 था, नेट नंबर 4 था, पहले आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। 2025 की जो मैराथन है आप उसको लाजमी तौर पे सॉल्व करो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट बिजनेस स्कूल तो उन मैराथन्स को लाजमी तौर पे सॉल्व करो। लेट मी शो यू वन। अगर आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के तमाम लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। इसके अलावा आपके पास नस्ट 2025 की मैराथन भी अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे खास बात, टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मैंने पूरी की पूरी डाली हुई है। और उससे भी ज्यादा खास बात आपको पता है क्या है? नस्ट 2025 नेट नंबर 1 के अंदर जितने क्वेश्चंस आए, नस्ट 2025 के नेट नंबर 1 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6, नस्ट के नेट नंबर 1 2025 के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस आए थे, डे 10 डे 11 डे 12 तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इसी तरीके से अगर यहां पे आप एक बड़ी मजे की चीज देखो कि भाई जब नस्ट का नेट नंबर 2 स्टार्ट हुआ तो नेट नंबर 2 डे नंबर 1, फिर डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 11 तक के सारे क्वेश्चंस, फिर बीच में टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मेरी चलती रही। और फिर नस्ट का नेट नंबर 3 डे नंबर 1 डे नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डे 13 14 15 और नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने तमाम चीजों को कवर अप किया। तो बताने का मकसद ये कि भाई ये प्लेलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुदारा पहले 2025 के जितने इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज हैं उनको लाजमी तौर पे कवर करें। इसके अलावा अगर आप इस प्लेलिस्ट को गौर से देखोगे तो यहां पे आपको ये नस्ट नेट 1 मैराथन 2024, यानी कि जब 2024 का नेट नंबर 1 हुआ था उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने इस 1 घंटे की मैराथन में सॉल्व करवाए हुए होंगे। इसी तरीके से नस्ट नेट नंबर 2 2024 मैराथन, 2024 के नेट नंबर 2 में जितने क्वेश्चंस हुए थे 2024 या 23 के अंदर मेरी कोशिश ये होती थी कि जब पूरा नेट के एग्जाम कंप्लीट हो जाए तब मैं तमाम एमसीक्यूज को गैदर करने के बाद सॉल्व करवा रहा होता था हमारी टीम। मगर उसके बाद से 2025 से हम लोगों ने एक बड़ा मुनफरिद काम किया कि जैसे जैसे डेज के एमसीक्यूज हो रहे थे हम सॉल्व करवा रहे थे। तो आपने इस लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे लेना है। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। और जो बच्चे नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एनबीएस के काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो नस्ट बिजनेस स्कूल के सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चाहे आप नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट इंजीनियरिंग के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नस्ट बिजनेस स्कूल के कौन से टॉपिक हैं, तो ये वाली जो वीडियो इसको आपने लाजमी तौर पर देखना है, जिसके अंदर हम लोगों ने नस्ट बिजनेस स्कूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नस्ट इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबको डिस्कस करा हुआ है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इसको लेना बहुत जरूरी है। इसमें हमने एक एक चीज को डिटेल में कवर अप किया हुआ है कि भाई नस्ट के टेस्ट
टेस्ट को एस कैसे करना है, नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, नस का स्केड्यूल क्या है, नस का पैटर्न क्या है, नस के सब्जेक्ट्स गाइड क्या क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर बिजनेस मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, अप्लाइड साइंसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, या फिर सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो पहली वाली वीडियो में हमने सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। खैर वापस आते हैं। बेटा बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो आपने अपनी तैयारी 100% पूरी कवर करनी है। सिर्फ पास पेपर के एमसीक्यूज कवर नहीं करने। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, आपने अपनी तैयारी 100% पूरी करनी है, और फिर साथ साथ आपने दिन में एक टाइम जरूर स्पेसिफाई करना है जिसमें आप ये पास पेपर एमसीक्यूज कवर अप करें। आपने मगर अपनी तैयारी 100% पूरी पहले तो कवर करनी है, उसके बाद आपने उसके साथ साथ आपने पास पेपर एमसीक्यूज पे जाना है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नेट इंजीनियरिंग और फॉर द नेट सीएस, तो भाई खुदारा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अपनी तैयारी आप हमारे बैचेस से 100% कवर अप कर रहे हो। इसके साथ दिन में एक टाइम, 1 घंटे का 2 घंटे का रखो जहां पे आप जल्दी जल्दी एमसीक्यूज की वीडियोस को कवर अप करो। मैं एक चीज जरूर क्लैरिफाई करूंगा, अक्सर बच्चे जो मेजॉरिटी गलती करते हैं वो सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर जा रहे होते हैं। खुदारा नहीं, अपनी तैयारी, अपने तमाम टॉपिक्स पहले कवर करो और साथ साथ पास पेपर्स को कवर करो। अक्सर बच्चे जो नेट के एग्जाम में फेल होते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई वो कुछ फनकारों से मशवरे ले रहे होते हैं जिनका ना कोई तजुर्बा होता है, जो खुद यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए होते हैं, या फिर बहुत जगहों के ऊपर एक ही टीचर बैठ के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। तो भाई ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नैया डुबा देते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 इयर्स, जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे हैं। लास्ट ईयर नस के अंदर तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो हमारे पास से पोजीशंस आई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, 10th पोजीशन हो, 25वीं पोजीशन हो, 26वीं पोजीशन हो, 28वीं पोजीशन हो, यानी कि जितनी टॉप की पोजीशन थी हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई थी। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स हो। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, तो भाई एक मशवरा आप तमाम बच्चों के लिए, और वो मशवरा क्या है, अपनी तैयारी पहले पूरी करो और दिन में एक टाइम रखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी बात कहते हैं सर वो इतनी सारी वीडियोस हैं, सारे एमसीक्यूज कैसे कवर करें। देखो मेरा आपको एक मशवरा होगा, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे बात क्यों कर रहा हूं। देखो मेरा आप लोगों को मशवरा क्या है कि भाई आप लोगों से कोई नहीं कह रहा कि आप जो है ना इस वीडियो को 1x की स्पीड पे सुनो, आपके पास स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन है। जो एमसीक्यूज आपको इजी लगता है ना, अब देखो हर बंदे का माइंडसेट दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। एज अ टीचर हमारी कोशिश होती है हम हर तरह के एमसीक्यू डिस्कस करें। ये जो पूरी नर्स के पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। इसके अंदर बड़ी मेहनत है कि भाई जब बच्चे पेपर देकर आते हैं, अपना पेपर शेयर करते हैं, उन पेपर को शेयर करने के बाद हमारी टीम रातों को बैठ के उसको कंपाइल करती है। कंपाइल करने के बाद उस पर लेक्चर डिजाइन होता है, उसकी एडिटिंग होती है, सो ऑन। हम किसी भी एमसीक्यूज को ये नहीं कह सकते वो इजी है या मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने जो बच्चा बैठा हुआ है उसके माइंडसेट से वो इजी एमसीक्यूज पिक कर रहे हैं, डिफिकल्ट पिक कर रहे हैं। तो भाई जो एमसीक्यूज आपको लगता है इजी, उसको आप स्किप कर दो, आप डिफिकल्ट एमसीक्यूज देखते जाओ, तो आप जल्दी जल्दी उस पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप नस के बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस में एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस के सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई आपके टेस्ट के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स आएगी। तो आपके लिए भी सेम लॉजिक है कि खुदारा पहले अपनी पूरी तैयारी कवर करें। अगर आप हमारे बैच से तैयारी कवर कर रहे हैं तो आपको फायदा ये मिलता है कि आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर हो रहा है। आप पहले अपने तमाम टॉपिक्स को कवर करें और उसके साथ दिन में एक टाइम जरूर रखें पास पेपर्स के लिए। 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो दो तरह की करते हैं। या तो बच्चा गलती ये करता है कि सिर्फ पास पेपर्स को टाइम देता है, या बच्चा ये गलती करता है कि पास पेपर्स को बिल्कुल टाइम नहीं देता। 90% बच्चा दो तरह की गलती सिर्फ करके आता है। मेजॉरिटी बच्चा जो नस के टेस्ट में फेल होता है वो इसलिए करता होता है कि भाई वो दो तरह की गलती कर रहा होता है। या तो वो सिर्फ पास पेपर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जाता है, सही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर जरूर करने हैं मगर पहले प्रॉपर तैयारी करनी है, आपने बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं। अब देखो बहुत दफा बच्चा आके फिर रोता है, सर वो मैंने पास पेपर्स कवर किए थे, मेरे टेस्ट में तो पास पेपर से क्वेश्चन नहीं आया। भाई नस का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, आपके चाचे ने या मेरे मामे ने थोड़ी बैठ के नस का टेस्ट डिजाइन किया है। खुदा रे इस बात को समझो, आप नर्सरी क्लास में नहीं हो, टेस्ट में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट में कहीं से भी एग्जांपल का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो मगर साथ साथ जो पास पेपर्स होते हैं आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं, दे आर दी चेरी ऑन द टॉप अक्सर हम कहते हैं। इसके अलावा जब अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो तो भाई आपने दिन में एक टाइम जरूर रखना है जहां पास पेपर्स को कवर करो। और दूसरी तरह का बच्चा जो नस के टेस्ट को फेल करके आता है वो कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी पूरी करता है और वो पास पेपर्स बिल्कुल नहीं देखता। अगर आप पास पेपर्स नहीं देखोगे प्रैक्टिस के लिए तो भाई आप भी अपने साथ गलत कर रहे हो।
तो आपने क्या करना है, आपने एक बैलेंस लेके चलना है। आप अपने दिन का मेजॉरिटी टाइम तैयारी करने पे फोकस करो। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कवर करो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी कवर करो, और दिन में एक हिस्सा ऐसा रखो जहां पे आप पास पेपर्स को लाजमी तौर पे गो थ्रू कर रहे हो। ये चीज आपने, ये स्ट्रेटेजी आपने लाजमी तौर पे फॉलो करनी है। इसके अलावा आप अगर हमारे लाइव क्लासेस का हिस्सा हो, तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी एक एक चीज कवर करवा रही है, पढ़ा रही है, समझा रही है। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि भाई आपको एक ही दफा फीस देनी होती है, उसमें नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 सबकी तैयारी होती है। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एनटीएस के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो उन सबकी भी तैयारी कवर कंप्लीट करवाई जाती है। इसके अलावा ये तमाम पास्ट पेपर्स आपको क्लासेस के अंदर सिखाए जाते हैं। तो लाइव क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनको फायदा ये मिलता है कि भाई आपको इस जैसे क्वेश्चन हम अपने लेक्चर्स में कवर अप करवा रहे होते हैं। और जो बच्चे 2026 के हमारे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं, दे नो दिस थिंग कि हमारे पास अब क्या क्या फैकल्टीज अवेलेबल है और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि भैया अब स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं। आप लोग किसी भी नर्स के ग्रुप में बैठे होंगे, आपने जरूर वो पिक्चर्स देखी होंगी कि हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर शर्ट पहन के टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर हम लोग एडटेक एजुकेशन को लेकर जा चुके हैं। दैट्स द रीजन कि वो जो एक मिनिमम फीस आप देते हो, उसके ऊपर ना सिर्फ आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, बल्कि आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस होती हैं। और ये लाइव क्लासेस जूम शूम पे नहीं होती, हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, और बहुत जल्द उस स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल के ऊपर हम न्यू फीचर्स को मुतारिफ करवा रहे हैं। वो भी आप लोग देखोगे, हमारी सॉफ्टवेयर हाउस टीम उस पर वर्किंग कर रही है। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो भी अगेन हमारे पोर्टल के जरिए होते हैं। यानी कि जिस तरीके से नस का इंटरफेस होता है, जिस तरीके से फास्ट का, जीआईकेआई का, यूईटी का इंटरफेस होता है, वैसे ही आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। भाई इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नस के हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, एनईडी हो, या एमडी कैट के अंदर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने 2025 के अंदर टॉप किया था। हर कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं होगा जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया था। तो दैट्स द फीचर कि भाई लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। इसके अलावा तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है। बैच ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत आसान है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप जस्ट टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको बैच की डिटेल्स वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस बैच के अंदर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, और आपके पास एक स्पेशलाइज्ड पूरी टीम अवेलेबल होती है, जहां आप अपने पेस पे तैयारी करते हो। जहां आप कंप्लीट वीक लाइव क्लासेस लेना चाहो, कंप्लीट वीक ले सकते हो, वीकेंड पे लेना चाहो वीकेंड पे ले सकते हो, वीक डेज पे लेना चाहो वीक डेज पे ले सकते हो, या फिर कंप्लीट हफ्ते की ले सकते हो, एंड सो ऑन। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ये नस के 2025 के अंदर एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया है, नेट नंबर 4 के अंदर। एग्जामिनर कहता है द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज पॉजिटिव when a is positive x is greater than 0, when b is positive x is greater than 0, या फिर when x greater than 0 a and b both are positive और both are negative, या फिर none of these। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे करना है। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल तो खैर नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्वेश्चन तो मुश्किल लग रहा है, हालांकि बेसिक लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है कि भाई x बराबर है किसके, a इंटू बी के, और नीचे डिवीजन में क्या है, a प्लस का b। रिमेंबर दिस थिंग, सही है। अब देखो अगर तो मैं सिंपल तरीके से पहले एक केस कंसीडर करता हूं कि भाई जिसके अंदर मैं a की वैल्यू को भी ग्रेटर देन 0 कर दूं, यानी कि पॉजिटिव के अंदर, और b की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 कर दूं, तो भाई अगर मैं a भी कोई भी नंबर ले लूं जो 0 से बड़ा हो, और b भी कोई भी नंबर ले लूं जो 0 से बड़ा हो, तो उस केस के अंदर जाहिर सी बात है जो a इंटू बी का प्रोडक्ट होगा वो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। आप फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाओगे आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़र इज 2, तो वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। और सिमिलरली a प्लस b की वैल्यू भी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी। तो आपके पास ओवरऑल x का आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ये बात तो दुरुस्त है, सही है, ये बात तो दुरुस्त होगी कि अगर मैं दोनों टर्म्स को पॉजिटिव में लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा x का, इस x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी। बट अगर मैं a की वैल्यू लेसर देन 0 ले लूं और b की वैल्यू भी लेसर देन 0 ले लूं, उस सूरत के अंदर क्या होगा, उस सूरत के अंदर बेटा मेरे पास लेट सपोज मैं कोई भी नंबर लेता हूं 0 से छोटा है, एक आपने नेगेटिव 1 ले लिया
और एक आपने ले लिया नेगेटिव का 3। ऊपर तो आपके पास देखो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, मगर नीचे आपके पास क्या बनेगी, नीचे आपके पास नेगेटिव के अंदर ही वैल्यू आएगी, -1, -3, -4। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। तो यानी कि देखो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0 से छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 0 से छोटा। यानी कि भाई अगर मैं ए और बी दोनों को पॉजिटिव लूंगा तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट अगर दोनों को नेगेटिव लूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही कट गया ना, क्योंकि उसने कहा था दोनों सूरतों के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ऑप्शन ए या बी करेक्ट है, उसका फैसला अब आप खुद देखिए कि भाई अगर व्हेन ए इज पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू पॉजिटिव हो, तो फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 1 ले लो और कोई भी नेगेटिव में ले लो, क्योंकि उसने डिफाइंड ही नहीं करी बी की वैल्यू। तो इसका मतलब उस सूरत के अंदर आंसर कैसा आएगा, उस सूरत में भी आंसर आपका एक्स की वैल्यू लेसर देन 0 आएगी, क्योंकि भाई एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव के अंदर है। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0 से छोटा। सेम गोज फॉर हेयर कि भाई आपके पास x की वैल्यू क्या है, आपके पास अगर मैं b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लूं, मगर x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, यानी कि b अगर मैं पॉजिटिव ले लूं और a क्या हो, नेगेटिव, उस सूरत में भी x की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। तो खाली करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट p एंड q इज डैश। यानी कि भाई एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट कैसा है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम अ टू फिक्स पॉइंट P एंड Q, यानी कि P और Q कोई दो फिक्स पॉइंट है। लेट सपोज P का पॉइंट है x1 y1, Q का पॉइंट है x2 y2। ओके, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इक्वी डिस्टेंस है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट P एंड Q। अब देखो ये सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है। अब देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल दुनिया में एक ऐसी फिगर को हम कहते हैं जहां पे आपके पास सेंटर से लेके हर कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, सिमिलर होता है, उसको हम कहते हैं सर्कल। अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो सकता है क्योंकि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इसका मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर के ऊपर दूसरी लाइन को कट कर रही है एग्जैक्टली हाफ के ऊपर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। पैराबोला, पैराबोला एक ऐसी शेप होती है कि पैराबोला के ऊपर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट बनाओ, उस पॉइंट का अपने फिक्स पॉइंट से और उस पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस सिमिलर होता है। सही है। इलिप्स, इलिप्स दुनिया के अंदर एक ऐसी शेप को कहा जाता है कि भैया इलिप्स के अंदर आपके पास चूंकि दो फिक्स पॉइंट होते हैं, तो इलिप्स के ऊपर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट कंसीडर करो, उस पॉइंट का पहले फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उस पॉइंट का दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही शेप इसको वेरीफाई कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास दो फिक्स पॉइंट है P और Q। सही है। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस, उन दोनों फिक्स पॉइंट से तुम्हारा डिस्टेंस क्या रहा है, सिमिलर। इलिप्स के केस के अंदर क्या होता है, उस फिक्स पॉइंट से दोनों फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होता है, सम कांस्टेंट होता है दोनों का। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट P एंड Q। तो लेट सपोज वो मूविंग पॉइंट जो इसको आप R कंसीडर कर लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई लेट सपोज ये जो मूविंग पॉइंट आपका R है ये x y का है, तो यानी कि R से लेके P तक का डिस्टेंस और R से लेके Q तक का डिस्टेंस क्या है, हमेशा आपस में बराबर। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे पॉसिबल है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉसिबल है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही हो, तो उसके ऊपर हमारे पास यही एक ऑप्शन खाली सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको। नॉर्मल सी चीज है भैया, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं करेगा। पैराबोला के ऊपर थोड़ी ये होगा, पैराबोला के ऊपर तो भैया पैराबोला से एक लाइन तक का डिस्टेंस होता है ना। पैराबोला तो नॉर्मली फिगर ऐसी होती है जहां पे आपके पास पॉइंट से लेके हर जानिब का डिस्टेंस क्या होता है, सिमिलर होता है। सर्कल के अंदर सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस सिमिलर होता है। इलिप्स के अंदर आपके पास जो पॉइंट मौजूद होता है, मूविंग पॉइंट, उस मूविंग पॉइंट से लेके फिक्स पॉइंट तक के डिस्टेंसेस का सम हमेशा बराबर होता है। तो आपके पास खाली एक ही ऑप्शन बचता है, स्ट्रेट लाइन वाला। दैट्स द रीजन कि स्ट्रेट लाइन क्या है, एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन पास करती है वो तमाम पॉइंट से और वो इक्वी डिस्टेंस होती है P और Q के ऊपर। अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट्स। और भाई ये ज्योमेट्री के अंदर कहती है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सही है ना भाई, ज्योमेट्री में कहती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कंसीडर अ कॉनिक फॉर एन इलिप्स along the x-axis if the two parallel lines cut it perpendicularly, then the two circles are formed with the same radius but different centers. The two radius are formed with the center lying on the x, lying on the y is equal to 0. Two parabolas are formed या no circles are formed. देखो एग्जामिनर कहता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस का इलिप्स मौजूद है। लेट सपोज एक्स एक्सिस का इलिप्स ये होगा, नॉर्मल सी बात है ना भाई, ये एक्स एक्सिस का इलिप्स आ रहा है। तो अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस का इलिप्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक एक्स एक्सिस का इलिप्स आ रहा है।
अगर इस एक्स एक्सिस के इलिप्स को, ये एक्स एक्सिस का जो इलिप्स आ रहा है ये इसकी मेजर एक्सिस की लाइन आ रही है, अगर इस एक्स एक्सिस के इलिप्स को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं या काटते हैं, कहाँ पे? दो पैरेलल लाइन इसको कट करती हैं परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलरली ऐसे कट करेंगी, जाहिर सी बात है ना, तो परपेंडिकुलरली ऐसे कट करेंगी, तो आपको एक सर्कल ये फॉर्म हो रहा है, एक ये सर्कल फॉर्म हो रहा है, नॉर्मल सी बात है भाई। तो इस सर्कल के अंदर और इस सर्कल के अंदर देखो कैसा सर्कल आ रहा है भाई, जाहिर सी बात है इन सर्कल का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, इन सर्कल का सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, इन सर्कल का सेंटर आपके पास जो लाई कर रहा है वो लाई तो एक्स का लॉन्ग ही कर रहा है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस का एलिप्स था, और हमें पता है कि एक्स एक्सिस की लाइन की खास बात क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो होता है, और y एक्सिस की लाइन के ऊपर हमेशा x इज इक्वल टू जीरो होता है। तो भाई ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइंस तो पैरेलल हैं, बट ये लाइंस y एक्सिस की थोड़ी हैं, आपके पास चूंकि लाइंस तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, वो लाइंस तो आपकी सिंपल हैं, लाइंस तो हमारी सिंपल आ रही हैं, मगर हमारे पास जो सर्कल फॉर्म होगा इसका सेंटर कहाँ पे बनेगा, इसका सेंटर मेरे मेजर एक्सिस का लॉन्ग बनेगा ना, मेजर एक्सिस अगर x का है तो x एक्सिस की लाइन के ऊपर सेंटर है, और x एक्सिस की लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट करता है, सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये कैसा हाइपरबोला है भाई, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, या फिर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एंड वाई, या सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, वैसे सी और डी एक ही चीज है भाई। अच्छा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, देखो कभी भी अगर तुम्हारी इक्वेशन एक्स एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये होता है कि भाई तुमने रिप्लेस कर दो, आपके पास जहां y आ रहा है ना उसको रिप्लेस कर दो नेगेटिव y से, तो ये क्या बन जाएगा, जहां जहां y आ रहा है उसको नेगेटिव y से रिप्लेस कर दो, क्या आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिलती है, नहीं मिलती, चेक कर लेते हैं भैया। तो अगर मैं चेक करूं इसको तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का नेगेटिव के y का स्क्वायर भी क्या होगा भाई, नेगेटिव y का स्क्वायर भी नेगेटिव के y का स्क्वायर, स्क्वायर चूंकि आपकी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा तो पॉजिटिव का y स्क्वायर ही रहेगा, तो यानी कि मेरे पास इक्वेशन मेरी अनचेंज रही, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस तो है। अच्छा भाई, अगर मैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे x मौजूद है उसको नेगेटिव x से रिप्लेस करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा नेगेटिव एक्स का होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर माइनस का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल तरीके से वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, नीचे डिवीजन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नेगेटिव एक्स का स्क्वायर भी क्या करेगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो ओरिजिनल इक्वेशन आपकी अनचेंज रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया सिमेट्रिक अराउंड दी वाई एक्सिस भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स और वाई दोनों के ऊपर सिमेट्रिक है, आसान भाषा में सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ही है, यानी कि भाई या तो ऑल ऑफ दीस एक ऑप्शन होना चाहिए था, नहीं तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स और वाई, यानी कि दोनों के ऊपर ही सिमेट्रिक आ रहा है ना। अच्छा बेटा, अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट गिवन है, क्योंकि भाई ये बच्चों ने अपने क्वेश्चंस को शेयर किया, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली सॉल्व कि भाई ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, मगर इसकी लॉजिक आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, दुनिया में कोई भी फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस कहलाता है जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होती है एफ टाइम्स ऑफ द ए के, यानी कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर ये बराबर होगी एफ टाइम्स ऑफ द ए के, तो फंक्शन दुनिया में कहलाता है कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आजकल रिसेंटली नस्ट में पूछा जा रहा है, तो खुदारा आपको मालूम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो तीन यहाँ पे एरर्स हैं, तो दैट्स द रीजन आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस उसके ऊपर होगा। आगे एग्जामिनर ने आपको कहा हुआ है कि भाई sin x डिवाइडेड बाय पाई माइनस का x व्हेन x इज नेवर अप्रोचेस टू x इज नेवर इक्वल टू पाई इज कंटिन्यूस एट, सही है ना, और दूसरी वैल्यू दूसरा फंक्शन आपको जीरो का गिवन है, x अप्रोचेस टू पाई कर रहा है, इज कंटिन्यूस एट, आपको कहा जा रहा है कहां पे कंटिन्यूस होगा, तो वैसे तो ये तीनों के ऊपर होना चाहिए, मगर x इज इक्वल टू जीरो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा, मगर इसको डायरेक्टली आप सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टली आपको दो फंक्शंस ही नहीं गिवन प्रॉपर। तो भाई इस तरह के जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके ऊपर अक्सर पेशतर जो बहुत ज्यादा भी रस के अंदर क्वेश्चन आ रहा था, वो यूजुअली इस तरह का था कि आपको एक फंक्शन गिवन है 2x माइनस का 1, यहाँ पे 5 गिवन है, और यहाँ पे आपको गिवन है 3x माइनस का 4। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास इफ x इज लेसर देन 3 और इफ x इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू 3, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, फिर अगर दो वैल्यूज के भी होते हैं तो वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मगर नॉर्मली ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को फिर सॉल्व आप कैसे करते हो, कंटिन्यूटी चेक करने के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो, उसके ऊपर फिर आप देखते हो कि आपका फंक्शन वाकई में कंटिन्यूस है या नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे तो हमें नहीं गिवन तो इसलिए हम चेक नहीं कर सकते, कि एग्जामिनर कहता है कि भाई एफ एक्स और यहाँ पे आपको गिवन है साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इफ इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारी दूसरी वैल्यू 1 के बराबर है इफ
x इज इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होगा। देखो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने की तीन कंडीशंस होती हैं, ज़हन में बिठा लो। कभी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी तीन कंडीशंस हैं। अच्छा, एक तरीकेकार तो ये होता है सॉल्व करने का कि नॉर्मल क्वेश्चन जब इस तरह का आ रहा हो ना कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो वहां पे हम चेक करते हैं कि भाई सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होती है f इंटू ए के। एक तरीका तो चेक करने का ये होता है। मगर इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे आपको सिर्फ दो फंक्शंस गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है, तो वहां पे फिर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कैसे चेक की जाती है। वहां पे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को चेक करने का फिर तरीकेकार क्या होता है या पैटर्न क्या होता है कि वहां पे आप तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। पहले नंबर के ऊपर हम पहली कंडीशन देखते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे आपको कहा जा रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो मैं कहता हूं कि भाई मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स, लेट सपोज वो 0 के बराबर है। एफ एक्स किसके बराबर है, 0 के। तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे रखता हूँ 0 को, और मुझे जो आंसर गिवन है इसका वो क्या है, 1 के बराबर। यानी कि जब मैंने अपने फंक्शन में 0 डालूंगा ना, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, मुझे आंसर मिलना चाहिए 1 का। जब मैं अपने फंक्शन में 0 डालूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 का। यानी कि ये डिफाइन कर रहा है ऐसा है भाई। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन मेरी पहली वाली वैल्यू जो है उसके रिगार्डिंग होगी कि मैं कहता हूँ कि भाई मेरी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, और मेरी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, और मुझे यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो पहले अब मुझे पता है कि भाई अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, अगर मैं इसको डाल के चेक करूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास सिंपल साइन 0 डिवाइडेड बाय 0। और साइन 0 डिवाइडेड बाय 0 लिमिट की प्रॉपर्टी होती है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सही है, दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, देखो बराबर आ रहे हैं ना। यानी कि भाई थर्ड कंडीशन होती है कि कंपेयरिंग की, कि आपके पास f इंटू 0 रखने के ऊपर और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रखने के ऊपर क्या दोनों के आंसर आपस में बराबर आ रहे हैं, आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 6 x माइनस का 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस का रूट 6। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमारे पास नस के 2025 के पेपर के अंदर पूछा गया, नेट नंबर 4 के अंदर। तो भाई लिमिट x अप्रोच कर रही है 6 के ऊपर, ऊपर एग्जामिनर कह रहा है x माइनस का 6 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस का रूट 6 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो भाई इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा, आप सिंपल तरीके से यहाँ पे मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि 0 बाय 0 फॉर्म हो रहा है, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है ना 6 के ऊपर। तो जहां जहां x आ रहा है अगर मैं वहां पे उसकी वैल्यू को प्लॉट करता हूं, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 0 के बराबर। इसका मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का फिर पैटर्न क्या है कि यहाँ पे हम लोग इसे एल हॉपिटल रूल पे सिंप्लीफाई करने पे जाएंगे। ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लेंगे और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, और फिर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। माइनस के रूट 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बेसिक प्रिंसिपल, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, और हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब फाइनली x चूंकि 6 पे अप्रोच कर रहा है तो उसकी जगह पे प्लॉट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा सिंपल 2 रूट 6 के बराबर। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि सर एक, अच्छा भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अ सीक्वेंस वाज गिवन एंड द नेगेटिव टर्म इज रिक्वायर्ड। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है कि भाई आपको एक सीक्वेंस दे दी थी और एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि एक नेगेटिव टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न ये होता है। अब ये बच्चे ने अपना आधा क्वेश्चन बताया हुआ, यहाँ पे एग्जाम बच्चे ने प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं बताया हुआ। तो भाई जहां तक आई कैन से कि भाई ये आपके पास सिंपल फर्स्ट नेगेटिव टर्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपने फर्स्ट नेगेटिव टर्म के क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई करना था, सिंप्लीफाई करने के लिए सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। तो भाई सिंपल 2 की पावर 5, यानी कि एक कॉइन के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ऑब्वियसली 2 की पावर 5 के बराबर होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड और अ रेड कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक इज डैश। देखो भाई किसी भी डेक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। तो एग्जामिनर कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड और अ रेड कलर कार्ड। तो भाई डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायमंड के इंडिविजुअल 13 पत्ते होते हैं और रेड कलर कार्ड आपके पास होते हैं टोटल 26। हमें ये बात मालूम है, बड़ी मजे की एक चीज है, हमें ये बात मालूम है कि किसी भी कार्ड के डेक के अंदर आपके पास चार तरह के ग्रुप्स होते हैं, हार्ट्स, डायमंड, क्लब और आपके पास कौन सा होता है, स्पेड। हार्ट्स और डायमंड जो होते हैं रेड कलर कार्ड्स होते हैं, जबकि क्लब और स्पेड जो होते हैं ब्लैक कलर कार्ड्स होते हैं। सही है ना, नॉर्मल सी बात है।
तो भाई डायमंड के 13 पत्ते इंडिविजुअल हैं, सब आपके पास चूंकि और का लफ्ज आ रहा है, इसका मतलब एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का कांस्टेंट अप्लाई होगा। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। डायमंड आने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल पत्ते डायमंड के होते हैं 13, 13/52 बन गया। सही है। अब रेड कलर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब टोटल रेड कलर कार्ड्स कितने होते हैं? क्योंकि भैया दो ग्रुप होते हैं रेड कलर के अंदर, हार्ट्स भी और डायमंड भी। तो टोटल रेड कलर कार्ड होते हैं 26, तो ये बन गया 26/52। अब चूंकि और का लफ्ज आ रहा है तो आपने दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है और सबट्रैक्ट करवाना है इसमें से कॉमन पार्ट को। तो कॉमन पार्ट कितना होगा? खुद सोचो कॉमन पार्ट कितना होगा, जरा लॉजिकली सोचो। तो भाई मेरे पास जो 13 पत्ते डायमंड के हैं, 13 के 13 रेड कलर कार्ड होते हैं। तो भाई जो टोटल रेड कलर कार्ड्स हैं इसके अंदर भी 13 पत्ते इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि कॉमन फिगर यहाँ पे क्या है? रेड कलर कार्ड जो है उसके अंदर डायमंड के सारे पत्ते वैसे ही मौजूद हैं। तो कॉमन पत्तों की प्रोबेबिलिटी को सेपरेट करवा देंगे तो 13/52 से 13/52 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली 26/52 मेरा आंसर आ जाएगा, और 26/52 बराबर होता है किसके? 1/2 के। दैट्स द रीजन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x y z is 0 0 0 is consistent when dash x is equal to y is equal to z is equal to 0, या फिर determinant is 0, या it has infinitely many solutions, all of these। अब देखो, दुनिया के अंदर हमारे पास ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है? जब कभी होमोजीनियस इक्वेशंस क्या हो? कंसिस्टेंट हो। और होमोजीनियस इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होती हैं? जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो। यानी कि भैया यूनिक सॉल्यूशन का होना बिल्कुल कंपलसरी होता है। कंसिस्टेंट होने के दो केसेस होते हैं कि भाई एक ये होता है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा हो जब डिटरमिनेंट आपका बराबर हो नॉट इक्वल टू जीरो, जब डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो। या फिर इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन जब होते हैं जब डिटरमिनेंट आपका होता है जीरो के बराबर। तो कंसिस्टेंट होना दोनों केसेस के ऊपर नॉर्मली होल्ड करता है, सही है ना? कंसिस्टेंट करना दोनों सूरतों में होल्ड करता है। अगर मेरे पास x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो है तो यूनिक केस बिल्कुल फाइंड करता है। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो है तो ये भी यूनिक केस पे फॉर्म होता है। और इनफिनाइट सॉल्यूशंस का होना ये भी आपके पास ट्रू है सिंगुलर केसेस के लिए, मेनी सॉल्यूशंस के लिए, सिंगुलर केसेस के लिए। तो यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसको वेरीफाई करता है। देखो ये वाला जो पेपर है इसमें मेजॉरिटी थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई कैन नॉट हेल्प। बहुत सारे क्वेश्चंस में थ्योरी के आ रहे हैं तो आपको बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है क्रैमर्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग डैश लीनियर इक्वेशन विद अ यूनिक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नॉन लीनियर सिस्टम्स या डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो भाई जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशंस विद अ यूनिक सॉल्यूशन आप हमेशा सेटिस्फाई करते हो क्रैमर्स रूल के ऊपर। ये क्वेश्चन नस के अंदर भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे थे इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड AB एंड AC इन अ ट्रायंगल विद अ गिवन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड। अब आपको कोई भाई ट्रायंगल गिवन होगा जिसके एटलीस्ट आपको 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, तो उसके हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है the equation of a line that bisects the midpoint of a sides AB and AC in a triangle। अब आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से होगा, कोई ट्रायंगल गिवन होगा, ये आपके पास वर्टेक्स A आ गया, B आ गया, C आ गया, साइड ए बी के मिड पॉइंट आप लेट सपोज आप कह दो कोई भी M1 कह दो x और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टू, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू। इसी तरीके से साइड AC का मिड पॉइंट के बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो अब डिपेंड करता है एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्या है और किस रेफरेंस के ऊपर एग्जामिनर आपसे इक्वेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शंस मैटर करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है हमें। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई y इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x प्लस का 2 cos x, वेरीफाई द गिवन कोऑर्डिनेट्स 0 1 30 0.86 90 और 3। पहले कोई आसान वाला कोऑर्डिनेट लेके चेक कर लेते हैं भाई, आसान वाले से क्या आंसर आएगा। तो लेट सपोज मैं ऑप्शन नंबर जो सी गिवन है पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो भाई ये आपके पास यानी कि x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू आ रही है, तो y की जगह पे 3 को पुट किया, 3 का 3 मैंने पहले आसान वाला इसलिए उठाई तो सॉल्व करना उससे आसान होगा भाई। और 3 का 3 हियर इट इज, और साइन का साइन, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस का 2 कॉस का कॉस, और अगेन एक्स की जगह पे 90 डिग्री। साइन 90 बराबर होता है किसके? 1 के, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 का 3 आ गया। और कॉस 90 बराबर होता है 0 के, तो 2 इंटू 0 0 खत्म हो गया, 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट इसको वेरीफाई कर रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, साइन एक्स डिक्रीज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एक्स डिक्रीज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो भाई इसके लिए आपको एक बुनियादी चीज मालूम होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जो साइन एक्स होता है ना, आपके पास कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है एक्स और वाई के अलाउंग। तो भाई एक्स एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है? 0, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव के 1 से लेके -1। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी एक्स एक्सिस के एंगल हैं, 0 डिग्री हो गया, 360 हो गया एंड सो ऑन, या फिर
आपके पास 180 डिग्री एक्स एक्सिस का एंगल, और वाई एक्सिस का एंगल का मतलब होता है 90 और 270। तो भाई साइन एक्स जो होता है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो होता है, सही है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, जीरो होता है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है, वन और -1। तो साइन एक्स डिक्रीजेस इन द सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम 1 to 0। ये बात बिल्कुल सही है भाई, 1 से 0 पे जाता है, बात तो दुरुस्त है इसके अंदर, बिल्कुल ट्रू है ये वाली बात। साइन एक्स इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि साइन एक्स देखो 0 से 1 के ऊपर जा रहा है, ये बात भी कहीं ना कहीं दुरुस्त है। साइन एक्स डिक्रीज इन द क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 to -1, नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 0 से -1 पे थोड़ी जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर साइन एक्स जाता है 0 से -1 के ऊपर, तो ये तो गलत है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, साइन एक्स डिक्रीजेस इन द सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम 1 to 0 या साइन एक्स इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों स्टेटमेंट ऑल तो करेक्ट आ रही हैं, मगर चूंकि कोई एक स्टेटमेंट ट्रू के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम फिर उसमें कह सकते हैं कि भाई जो एग्जैक्टली मैच करेगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन कह सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम करेक्ट कर देते हैं, ऑल तो सेकंड भी वैसे तो करेक्ट है हमारी नजर में। बेटा आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ डैश। भाई एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का। अब देखो ये जो क्वेश्चन है नस के लेटर नंबर 4 के अंदर जिन बच्चों ने पेपर दिया था 2025 में, उन्होंने अपने क्वेश्चन को शेयर किया था। तो भाई मेजोरिटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इट्स अलार्मिंग कि भाई काफी सारे बच्चों के पेपर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ p डिवाइड्स n then 2p divides 2n, similarly 3p divides 3n, it is an example of dash। ओके, अब ये आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई पहले तो अब लॉजिक को चेक करो, लॉजिक क्या बनती है। भाई देखो अगर मैं सिंपल तरीके से लेट सपोज कहता हूं कि भाई p मेरे पास डिवाइड कर रहा है n को, ओके, अगर मेरे पास p डिवाइड कर रहा है n को, देन सिंपल तरीके से 2p डिवाइड कर रहा है 2n को, ये इसको वेरीफाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 3p डिवाइड कर रहा है 3n को, वेरीफाई कर रहा है। यानी कि हर केस के अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई कर रही है। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है भाई, टोटोलॉजी की रिप्रेजेंटेशन आ रही है हमारे पास। तो भाई किसकी रिप्रेजेंट आ रही है, टोटोलॉजी की रिप्रेजेंटेशन आ रही है कि आपकी तमाम जो स्टेटमेंट्स होती है अगर वेरीफाई कर, तो भाई इसका सिंपल सा मायने क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आपके पास चूंकि तमाम स्टेटमेंट्स वेरीफाई कर रही है ना, टोटोलॉजी बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जो कि हर वेरिएबल के हिसाब से अपने आप को वेरीफाई करती है। तो भाई आपके 2p डिवाइडेड बाय 2n भी सिंपल है वही बनेगा, 3p डिवाइडेड बाय 3n भी वही बनेगा। तो एग्जांपल किसकी आ रही है, टोटोलॉजी की आ रही है। क्योंकि भाई अगर तो कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा आपके पास क्या हो जाए, फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है या कोई रीजनिंग एरर आ जाए, तो उस सूरत के अंदर वो आपके पास दूसरी टर्म्स बन रही होती हैं फैलेसी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे तो वो नहीं हो रहा, टोटोलॉजी आपके पास वेरीफाई हो रही है क्योंकि तमाम लॉजिक्स क्या हो रही है, तमाम लॉजिक्स हमारे पास सिंपल तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इफ x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, x is equal to 0, y is equal to r, x is equal to r plus and y is equal to 0, और x is equal to r, y is equal to 0। तो भाई अगर मैं x की जगह पे r cos थीटा पुट करता हूँ ऑप्शन नंबर ए के मुताबिक, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और y की जगह पे भी अगेन ये आ जाएगा r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आप r स्क्वायर कॉमन ले लो तो बन जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 के बराबर होता है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वेरीफाई कर सकता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखूं, x की जगह पे 0 रख दिया और y की जगह पे आपने r स्क्वायर रख दिया, तो ये भी वेरीफाई कर रहा होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को देखूं तो x की जगह पे r स्क्वायर रख दिया और b की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रख दिया इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है। तो खाली ऑप्शन नंबर सी वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि x की जगह पे आप रखोगे r प्लस 1 का होल स्क्वायर और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये इसको खाली वेरीफाई नहीं कर रहा होगा, बाकी सारी टर्म्स वेरीफाई कर रही होंगी। तो आई गेस दैट्स द करेक्ट आंसर। आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सेटिस्फाई सिर्फ नहीं कर सकता इस टर्म को। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द एनटीएच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस 8, 10, 12। तो एनटीएच टर्म निकालनी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कभी भी अगर आपके पास ये एनटीएच टर्म का क्वेश्चन आ जाए तो एनटीएच टर्म के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का फिर पैटर्न क्या होता है, तरीकेकार क्या होता है कि हमारे पास अगर कभी भी दुनिया के अंदर एनटीएच टर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा हो, तो एनटीएच टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है कि आपने सिंपल तरीके से जो ऑप्शंस गिवन है बारी बारी ऑप्शन के अंदर एन की वैल्यू 1 डाल के चेक कर लो, एन की वैल्यू 2 डाल के चेक कर लो, ताकि हमारे पास जो प्रॉपर सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आ सके। सो भाई अगर मैं इसको चेक करूं तो मेरे पास ये सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है, तो अगर मैं सीक्वेंस के अंदर बारी बारी वैल्यूज को प्लॉट करता हूँ, तो लेट सपोज मैं ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेता हूँ, 6 प्लस 2n वाला जो है, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस का 2 8। तो क्या सीक्वेंस की पहली वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कैन बी करेक्ट। n की जगह पे 2 डाल के देखिए,
तो 2 2 जार 4 और 6 और 4 10। क्या सीक्वेंस की दूसरी वैल्यू मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। अगर मैं n की जगह पे 3 डालता हूँ, 3 2 जार 6 6 प्लस 6, क्या सीक्वेंस की तीसरी वैल्यू मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई इफ इंटीग्रेशन एफ प्राइम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ओके, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विल बी डैश। अब सिंपल चीज है भाई, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का क्या होते हैं? एक दूसरे का अपोजिट होते हैं ना। तो भाई अगर मैं एक फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन लेता हूं तो आंसर में आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स प्लस सी मिलेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स था, तुम्हें जो आंसर में एफ एक्स मिल रहा है, अगर तुम इसका डेरिवेटिव लोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें वापस से क्या मिल जाएगा? तुम्हें वापस से एफ एक्स मिल जाएगा। नॉर्मल सी बात है यार ये तो, क्योंकि देखो जब तुमने इस वाले एफ एक्स की इंटीग्रेशन ली तो तुम्हें ये वैल्यू मिल रही थी, सही है। तुम जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो वापस से तुम्हें तुम्हारा ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज बेसिकली दी एंटी डेरिवेटिव ना। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। देखो ये तमाम की तमाम चीजें ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बैचेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई भी होती है, तो खुदा आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। बैच को ज्वाइन करने का फायदा ही ये होता है कि भाई बैच के अंदर लाइव क्लासेस के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी कवर करवा रहे होते हैं। बैच में लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स विद द रेलिवेंट तमाम पास पेपर्स हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रहे होते हैं, चाहे प्रोफेसर आफ्ताब हो, चाहे प्रोफेसर रोनाल्ड हो, चाहे प्रोफेसर बिलाल हो, या फिर कोई भी हमारी टीम का मेंबर हो। आपको जो भी क्लासेस जब पढ़ाई जाती है बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ाई जाती है, ताकि आपकी एक एक चीज कवर हो सके। लाइव क्लासेस के ऊपर ये तमाम पास पेपर्स हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को कवर करवा रहे होते हैं। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स आप लोगों का नेट 1 के लिए, नेट 2 के लिए, नेट 3 के लिए, नेट 4 के लिए कवर करवाया जाता है। इसके अलावा आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। बाई वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, मंथली टेस्ट अलग होते हैं, और आपके फुल बुक और हाफ बुक टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा आप जितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो उन सबके एफएलपीज यानी कि फुल लेंथ पेपर आपके अलग कवर होते हैं। इसके अलावा आपको हमारे प्रैक्टिस जोन का आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस अलग से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके लिए सबसे खास बात है। तो ये तमाम चीजें आपको बैचेस के अंदर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज गिवन इट्स वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय। सिंपल सी चीज है भाई, एस क्यूब के बराबर होता है यार वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, देन 2x स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस का 2x। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, तो अगर मैं जहां जहां x आ रहा है वहां पे x की वैल्यू जीरो को डाल के चेक करूं, तो पहले तो चेक करोगे ना कि भैया जीरो डिवाइड बाय जीरो की कंडीशन फॉर्म भी हो सकती है, नहीं बन सकती है। तो आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको देखने के ऊपर जाऊं तो भैया सिंपल सी बात है, ये क्या बन जाएगा? ये x इंटू टू खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। और यहाँ पे 6 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये खत्म हो गया, प्लस का 2 इंटू जीरो, ये भी खत्म हो गया। तो यानी कि स्टेटमेंट आ रही है आपके पास 4/0 की। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर आ रहा है ये नॉन जीरो नंबर आ रहा है डिवाइडेड बाय जीरो। यानी कि इसका मतलब ये कि इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना भाई। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर के ऊपर चेक करो अपनी राइट लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट को। तो अगर मैं कहता हूं कि x अप्रोच कर रहा है जीरो पॉजिटिव के ऊपर, तो मैंने डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? हमारा डिनोमिनेटर था 6x स्क्वायर प्लस का 2x। तो भाई यहाँ पे अगर इसको आप सिंप्लीफाई करवाओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई यहाँ से जो 2x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है? जीरो के बराबर। यानी कि मेरा जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है। और अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर चेक करूंगा इसको, यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा x इक्वल टू जीरो नेगेटिव के ऊपर, तो उस सूरत के अंदर मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस का 2x। तो जाहिर सी बात है उस केस के अंदर मेरे 2x की वैल्यू लेसर देन जीरो आ रही है। इसका मतलब मेरा फ्रैक्शन जो होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में डिफरेंट आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जाहिर सी बात है डिफरेंट है, एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही किसी भी फाइनाइट नंबर के ऊपर, तो इसका करेक्ट आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है भाई फंक्शन तुम्हारे पास आ रहा है 1/x² प्लस का 1/2x की पावर 4। तो ये डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, नॉन डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूस है, या नॉन कंटिन्यूस है, या नीदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूस आ रहा है। तो भाई अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर इसको चेक करूं, अगर मैं इसको x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर चेक करूं, तो फिर आप जब इसको डिवाइड करवाते हो x इज इक्वल टू जीरो, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे अगर मैं जीरो को प्लॉट करता हूं तो 1/0 फॉर्म हो जाएगा ना। ये तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा सिंपल तरीके से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा। ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा अगर मैं इसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना चाहूं, अगर मैं इसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना चाहूं, तो अगेन चूंकि वो
आपके पास नॉट डिफाइंड डिफरेंशिएबिलिटी फिलहाल तो पॉसिबल ही नहीं है इसकी, तो इसका मतलब क्या हो गया, नीदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूस होगा ना, क्योंकि देखो फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है 1/x² प्लस का 1/2x की पावर 4। तो अगर आप x इज इक्वल टू 0 जहां जा रहा है वहां प्लॉट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा ना, डिवीजन बाय 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए, बट फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं हो रहा है x इक्वल टू 0 के ऊपर, दैट सिंपली मींस कि कंटिन्यूस तो नहीं है। सही है। अच्छा, और अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना चाहो, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट के ऊपर तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है वहां पे, इसका सिंपल सा मतलब है। तो इसका मायने क्या होगा, नीदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1/a² प्लस 1/b²। तो अगर आप इसका एवरेज लोगे तो एवरेज लेने का तरीकेकार क्या होता है, जो भी दोनों यहाँ पे चूंकि दो टर्म्स आ रही हैं तो भाई नीचे डिवीजन में 2 से आप डिवाइड करवा दोगे, ऊपर उन दोनों टर्म्स का एडिशन नीचे 2 से डिवाइड करवा दो, तो इसका एवरेज आ जाएगा सिंपल 1/2 इंटू 1/a² प्लस का 1/b² के बराबर। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की आपके पास आंसर क्या है, क्योंकि देखो ये जो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो देयर कैन बी अ चांस कि यहाँ पे एरर हो। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई बच्चों ने क्वेश्चन शेयर किए थे, उनके पास जो बच्चों को क्वेश्चन याद थे उन्होंने अपने अपने क्वेश्चन हमसे शेयर करते गए थे, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है और आपने इसको तरीके से बैठ के कवर अप कर लेना है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ln x की पावर x। तो भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ln x की पावर x का डेरिवेटिव लेना है। तो भाई ये एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा फंक्शन की पावर के फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका होता है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिखना है, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर आपने बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर ln का ln बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे इसी काम को हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln x की पावर x। आपने सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा एक दफा और फिर नीचे डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x के बराबर। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके प्लस का ln लगाओगे और सिंपल तरीके से जो भी बेस वाला फंक्शन था उस ln के फंक्शन के तौर पे आ जाएगा, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ जाएगा सिंपल ln x की होल पावर में x, और इधर आ जाएगा सिंपल 1 डिवाइडेड बाय ln x प्लस का यहाँ पे आ जाएगा ln इंटू ln x, और ये मेरा पर्टिकुलरली आंसर आएगा। ये हमारे पास हमारा क्या आ रहा होगा, ये हमारा सिंपल तरीके से आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत गिवन है भाई, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन होगा मेरे पास 1/ln x, 1/ln x प्लस का 1/ln x प्लस का ln इंटू ln x। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, सही है ना, ये प्लस का 1 नहीं है यहाँ पे, ये डॉट इंटू 1 होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, सही है ना भाई, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ एटलीस्ट 6 व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन। अब एटलीस्ट 6 का, अब देखो सम ऑफ एटलीस्ट 6 कैसे मिल सकता है आपको, खुद सोचो। भाई मेरे पास दो डाइसेस को अगर मैं थ्रो करता हूँ तो दो डाइसेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, टू डाइसेस के केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं आपके पास 36 के बराबर। टू डाइसेस के केस के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, 36 के बराबर, नॉर्मल सी मैथ्स है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं गेटिंग अ सम ऑफ एटलीस्ट 6, यानी कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सम ऑफ एटलीस्ट 6 चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करें, असल क्वेश्चन तो ये है कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मेरा बच्चा बहुत सिंपल है कि भाई हमें कम से कम 6 या 6 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए, यानी कि मैं दो डाइसेस को फेंकता हूं और उसके अंदर दोनों छक्कों के ऊपर मिला के जो वैल्यू है वो या तो 6 आए या 6 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए, या तो 6 आए या 6 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए। तो ऐसा कितनी दफा पॉसिबल हो सकता है। अब उसके लिए आप एक काम कर लो, अब उसके लिए हमारा टेबल ऐसे सोच लो, तो ये टेबल जो होता है ना, आप इस टेबल को ऐसे करके बना लो कंपोजिट टेबल को, या फिर आपके जहन में इतना जहन तेज हो आपका यार, वैसे ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। वैसे आसान तरीका यार ये तो ये भी मेरे नजदीक तो ये भी आसान है। नहीं तो एक और तरीका ये कि आप जल्दी से जो है ना आप इवेंट सोचो, इवेंट्स क्या क्या होते हैं भाई, 1 1, फिर जैसे यहाँ पे 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, ऐसा ही है ना भाई। आपके पास जो 36 इवेंट्स होते हैं आप अपने जहन में सोच लो कि भाई अगर आपने टू डाइसेस को फेंका है तो आपके पास जो टोटल इवेंट्स होते हैं वो आपके जहन में फौरन से आ गए, आपके जहन में क्या हो गए, वो फौरन से आ गए। जैसे कि लेट सपोज मैं दो डाइसेस को अगर रूल आउट करता हूं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ इवेंट जितने भी आ रहे होंगे वो मेरे जहन में आ गए। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ शो भी करवा देता हूँ।
ये 2 डाइसेस के केस के अंदर मेरे टोटल इवेंट्स ये आ गए। तो भाई एटलीस्ट 6 का सम चाहिए, सम ऑफ एटलीस्ट 6। तो भाई देखो यहाँ पे आपके पास 5 और 1, एक 6 यहाँ पे बन रहा है, तो ये मेरा इंक्लूडेड इवेंट है। 4 और 2 6 बन रहा है, 3 और 3 4 और 2 5 और 1 5 और 1। तो जितने भी नंबर इसके आगे के हैं ना वो सारे काउंटेड हैं, क्योंकि भाई एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। यानी कि दोनों डाइसेस के ऊपर या तो 6 आ जाए या 6 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए। तो भाई दोनों डाइसेस के ऊपर या तो 6 आ जाए या 6 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए। तो भाई मैंने डायग्राम भी सिर्फ इसलिए ड्रॉ करी कि मैं चाहता तो डायरेक्टली भी आप सोच सकते थे, मगर आपको एक मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दी कि खुद सोचो। अगर मैं दो डाइसेस को ऐसे मोनोपोली खेल रहा हूँ या लूडो खेल रहा हूँ, मैं दोनों डाइसेस को नीचे फेंकता हूँ, तो भाई दोनों डाइसेस के ऊपर मुझे कोई भी नंबर चाहिए 6 से बड़ा, ताकि मैं अपने वो जो मेरा बिल होता है उसमें घुस जाऊं, अपने घर में घुस जाऊं। तो 6 या 6 से बड़ा कोई भी जब नंबर चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, तो ऐसे कितने इवेंट्स होंगे। अब आप खुद सोचो कितने होंगे भाई। आपने बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी ना, इस बाउंड्री लाइन से आगे के सारे इवेंट्स हैं, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और 20 में 6 26, 26 ऐसे इवेंट होंगे। तो 26 को आपने ऊपर रखा और नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36 को रखा। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। दैट्स हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, जो आपका पर्टिकुलरली यहाँ से जो भी आंसर आ जाए, जो भी आपके पास पर्टिकुलरली आ रहा है सिंप्लीफाई करने के ऊपर। क्लियर है भैया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है भैया द डेरिवेटिव ऑफ साइन पावर 3/2x विद रिस्पेक्ट टू cos 3/2x। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि भाई कभी भी आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई डेरिवेटिव अप्लाई करके बताओ साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में कि भाई साइन x का डेरिवेटिव बताना है किसके रिस्पेक्ट से, cos s के रेफरेंस से। तो इन क्वेश्चंस की लॉजिक क्या होती है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है, कि कभी भी एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लो फलाने के रिस्पेक्ट से, फलाने के रिस्पेक्ट से। तरीकेकार ये होता है कि भाई आप दोनों टर्म्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेते हो, आंसर में दोनों को आपस में डिवाइड करवा देते हो, आंसर में दोनों को आपस में डिवाइड करवा देते हो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो हमने यहाँ पे भी यही काम करना है, हमने यहाँ पे कोई अलग काम नहीं करना, हमने यहाँ पे भी सिंपल तरीके से यही काम करना है कि भाई देखो, लेट सपोज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस के बराबर, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का साइन एक्स, तो आप दोनों को आपस में डिवाइड करवा देते हो इस तरीके। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करवाओगे, इसको सॉल्व हम ऐसे करवाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है साइन की पावर 3/2x, सही है। इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, ये चूंकि पावर ऊपर आ रही है तो पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे। वैसे आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो यार। चलो डायरेक्टली नहीं करते हम, वैसे कर देते हैं भाई। साइन का नॉर्मली मेरे पास डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, फिर सिंपल तरीके से साइन का साइन एज इट इज, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे। तो 3/2 माइनस का 1 क्या होगा, 3/2 माइनस का 1, सिंपल एलसीएम लोगे, 3 माइनस का 2 1/2 के बराबर आएगा। तो पावर में से एक माइनस करोगे तो हाफ बन गया। फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स के बराबर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब मुझे क्या करना है, cos की पावर 3/2x का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखोगे, फिर पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे, तो 3/2 माइनस का 1, ये बन जाएगा पावर में हाफ, और फिर cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपल sin x के बराबर। अब फाइनली आप क्या करोगे, अब फाइनली आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा देना है। 3/2 से 3/2 कट गया, और एक जैसी टर्म्स को एक काम करते हैं ऊपर से नीचे भेज देते हैं। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर मैं cos की पावर प्लस हाफ को नीचे से ऊपर भेजूंगा, ऊपर जाके हो जाएगा cos की पावर नेगेटिव हाफ इंटू cos x का cos x, और नीचे क्या है, नीचे जब मैं साइन की पावर पॉजिटिव हाफ को नीचे भेजूंगा साइन की पावर नेगेटिव हाफ हो जाएगी, है ना भाई। और ये हमने कर दिया। अब क्या करें भाई, अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं ऊपर, तो cos इंटू cos नेगेटिव हाफ, तो whenever two terms multiply and their bases are similar their power is always added। तो सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x की पावर नेगेटिव हाफ, cos x से जब मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव का हाफ प्लस का 1, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से पॉजिटिव के हाफ के बराबर। तो ये आ जाएगा cos x की पावर में पॉजिटिव का हाफ, और इधर भी क्या आ जाएगा sin x की पावर में पॉजिटिव का हाफ। चूंकि दोनों टर्म्स के ऊपर सिमिलर पावर आ रही है तो आप इसको एक ही दफा लिख सकते हो, तो ये बन गया cos x डिवाइडेड बाय sin x। क्योंकि पावर दोनों के ऊपर सिमिलर है तो एक ही दफा हमने लिख दिया 1/2। तो cos x डिवाइडेड बाय sin x क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाय sin x होता है हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये बराबर होता है हमारे पास cot x के। तो भैया ये हमारा करेक्ट आंसर होगा पावर हाफ। अब पावर लिखो ना लिखो क्योंकि रेशियो साइंस के अंदर कैंसल आउट हो जाती है, बट ये हमारा फिलहाल आंसर एग्जिस्ट करेगा।
ये हमारे पास हमारा आंसर, अच्छा नेगेटिव की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही थी भाई, आई एम सो सॉरी। जाहिर सी बात है, जब कॉस का आप डेरिवेटिव लोगे तो नेगेटिव का साइन होता है ना भाई, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव का साइन होता है, तो एक नेगेटिव साइन भी मौजूद है। तो नेगेटिव का कॉट एक्स हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास किसी भी आंसर के ऊपर पावर नहीं गिवन। जब पावर नहीं गिवन तो यानी कि करेक्ट आंसर तो आपका नेगेटिव का कॉट एक्स की पावर में हाफ है, अगर चूंकि यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, वो यही आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है उसके अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर हमसे कहता है कि भैया द सीरीज इनिशियल वैल्यू n इज इक्वल टू 1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर में n। ये तो समेशन की सीरीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी x की वैल्यू नहीं गिवन। एग्जामिनर कह रहा है डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट फॉर ऑल x है, नन ऑफ दीज है। अब यहाँ पे x की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो भाई या तो एक क्वेश्चन में गलती है या फिर क्वेश्चन ये आया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास x ही नहीं गिवन, तो भाई नन ऑफ दी अबव होगा ना, क्योंकि तो सिंपल सीरीज आ रही है। आपके पास इनिशियल वैल्यू 1 आ रही है, और अगर इस सीरीज अब चलाते भी जाओ, पहले n की जगह पे 1 रखा आपने, फिर n की जगह पे 2 रखा एंड सो ऑन, तो आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हाफ के बराबर है, और कॉमन रेशियो भी आपके पास हाफ का ही आएगा, क्योंकि अगर मैं n की जगह पे 2 रखूंगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा, आपके पास चलती जाएगी सीरीज। तो यानी कि ये आपके पास कॉमन रेशियो भी हाफ का ही आएगा, तो ये तो आपके पास एक सिंपल सम टू इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई ना। तो उसका फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। तो a की वैल्यू अगर मेरे पास हाफ है, 1 माइनस का r, r भी हाफ के बराबर है, तो ओवरऑल आंसर 1 के बराबर आएगा। ये तो सीरीज आपकी पूरी की पूरी क्या हो रही है, ये तो पूरी की पूरी सीरीज आपकी कन्वर्ज हो रही है, और जिसका सम बराबर है 1 के, तो इसका मतलब ये आपके पास क्योंकि पर्टिकुलर कोई सीरीज ही नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स ही नहीं गिवन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, देन फिक्स नंबर गिवन है आपको, जिसका मतलब करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। अच्छा भाई, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक पेपर्स के क्वेश्चन है, जो कि बच्चों ने हमसे आकर शेयर किए थे कि सर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने अपने पास से मेकअप किया हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन नस के नेट नंबर 4 जब कंडक्ट हुआ था, तो बच्चों ने आके हमसे शेयर किए थे कि जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन आके भेजते हैं कि सर हमारे पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए थे, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो कोयटा के अंदर हो, चाहे वो गिलगित वाला टेस्ट हो, चाहे वो कराची का नेट का एग्जाम हो, तो हमने उन तमाम क्वेश्चन को कंपाइल करके वीडियो आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर a5 इंटू 3 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a5 बराबर है 6 टाइम्स ऑफ a2 की, तो फाइंड a5। तो अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 3 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म बराबर है 6 टाइम्स ऑफ द सेकंड टर्म के। ओके, तो यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भैया फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि फिफ्थ टर्म बराबर है किसके, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, फिफ्थ टर्म बराबर है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ दी सेकंड टर्म के, तो ये इसका आंसर होगा। अब डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन में और कोई फनकारियां तो नहीं गिवन, क्योंकि हो सकता है और भी चीजें गिवन हो। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं, हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग, नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD-CAT के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MD-CAT के अंदर टॉप किया, और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर, डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच
बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। आईबीए के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से एनईडी के अंदर 131 पोजीशंस, आप यकीन करेंगे कि एनईडी के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हद एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे एनईडी के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हो, हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एचओडीज होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारे अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशिश होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसे ही आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है, सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना, सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी,
उसके पीछे रीजन ये कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैजेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैजेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैजेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।